ये इंडिया की एक ट्रेन थी जो धीरे धीरे चलती थी और कहीं भी रुक जाया करती थी। लोग कहते थे कि इसका गार्ड इसे कहीं भी रुकवा देता है क्योंकि उसे या तो खेत में से पंपकिन और मेलन्स तोड़ने होते हैं या फिर किसी किसान से खाने के लिए मुट्ठी भर हरे चने खरीदने होते हैं। ट्रेन में बैठे कुछ पैसेंजर्स ट्रेन के कहीं भी रुक जाने पर गुस्सा हो जाते थे, लेकिन दूसरे पैसेंजर्स बाहर की हवा खाने के लिए ट्रेन से नीचे उतर जाते थे और एंजॉय करते थे। ट्रेन के अंदर बैठे लोगों में एक आदमी था, सत्यजीत। ट्रेन के रुकने पर जब कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतरे और सीट खाली हुई तो सत्यजीत ने अपने पैर फैलाए और अपनी जेब में से सिगरेट का पैकेट निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी उसने अपना हाथ अचानक से रोक लिया। उसने सोचा कि उसके पास सिगरेट बहुत कम बची हुई है और वो इन्हें इतनी जल्दी पीकर खत्म नहीं कर सकता है। पिछले एक महीने में उसने अपने माइंड में एक लिस्ट तैयार की थी जिसमें वो चीजें लिखी थी या वो काम लिखे थे जो वो अब नहीं कर सकता था। स्मोकिंग करना भी इन्हीं कामों में से एक था। सत्यजीत सोचता है कि अब वो कैसे अपनी चेन स्मोकिंग की हैबिट को कंटिन्यू रख पाएगा। सत्यजीत ट्रेन में बैठा हुआ अपनी किस्मत के बारे में सोचने लग जाता है कि कैसे अचानक से उसकी किस्मत चमकी और वो अमीर बन गया था। उसने अपना करियर एक बैंक क्लर्क की नौकरी से स्टार्ट किया था और फिर वो बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था। लेकिन अब आगे क्या? सत्यजीत एक लंबा और पतला आदमी था और उसकी एज करीब 40 साल थी। ट्रेन में बैठा हुआ वो बस यही सोच रहा था कि अब आगे क्या। आजकल वो बस यही वर्ड्स रिपीट किए जा रहा था कि अब आगे क्या। उसका इस ट्रेन में कोई काम नहीं था। ट्रेन तो शहर से दूर गांव की तरफ जा रही थी और उसे शहर में ही रहना था जहां वो पैसे कमाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए कोई काम ढूंढ सके। सत्यजीत जिस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर था वो कोलैप्स हो गया था, मतलब कि उसके बैंक का दिवालिया निकल गया था, जिस वजह से सत्यजीत के प्राइवेट एसेट्स जैसे कि उसकी इक्विटीज, उसका घर और उसकी दोनों कार्स भी बिक गई थी। इसमें से एक कार सत्यजीत की थी और एक उसकी वाइफ की। सत्यजीत के लिए ये अच्छी बात थी कि उसकी वाइफ अभी अपने पेरेंट्स के घर दिल्ली गई हुई थी और उसे पूरी बात का नहीं पता था कि सत्यजीत को कितना लॉस हुआ है। पिछले ट्यूसडे को सत्यजीत को एक टेलीग्राम भी मिला था जिसमें लिखा था कि उसकी वाइफ को बेटा पैदा हुआ है। ये उसका पहला बच्चा था क्योंकि उसने बहुत लेट शादी की थी। अपने बेटे के नामकरण का प्रोग्राम कराने के लिए सत्यजीत ने अपनी डायमंड रिंग बेचकर घर पर पैसे भेज दिए थे। सत्यजीत की वाइफ ने सत्यजीत से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो एक अमीर आदमी था, लेकिन अब उसकी लाइफ एक फेलियर की तरह हो गई थी। सत्यजीत के लिए आज ये अच्छा होता कि वो अकेला होता और उसकी फैमिली ना होती। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और उसने बचपन से ही बहुत स्ट्रगल की थी। अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उसने खुद उठाया था। वो कितना ग्रेटफुल फील कर रहा था जब उसे बैंक में क्लर्क की नौकरी मिली थी। शायद तभी से उसकी किस्मत बदल गई थी। लेकिन इसके एक साल बाद उसकी लाइफ में फिर से एक चेंज आया था जिसने एकदम से उसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। हुआ ये था कि वो अपने काउंटर पे बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक आदमी आया। उस आदमी के हाथ में एक 2000 रुपये का चेक था और उसे वो चेक कैश कराना था। सत्यजीत ने चेक देखा और फिर उस आदमी को देखा। उस आदमी को देखकर सत्यजीत को लगा कि इस आदमी को देखकर ये नहीं लगता है कि सच में किसी आदमी ने इसे 2000 रुपयों का चेक दिया होगा। वो रिकॉर्ड रूम में जाकर सिग्नेचर मैच करने लगता है। सिग्नेचर मैच हो गए थे, लेकिन सत्यजीत को फिर भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सिग्नेचर वाले आदमी को कॉल किया और उससे पूछा कि क्या आपने ही 2000 रुपयों का चेक कैश कराने को एक आदमी को दिया है। उस आदमी ने मना कर दिया कि उसने ऐसा कोई चेक नहीं दिया है। फिर सत्यजीत ने बाहर आकर उस आदमी को दबोच लिया जो चेक लेकर बैंक में आया था। उस आदमी ने डरते हुए कहा कि जिस आदमी के झूठे साइन करके मैं ये चेक लाया हूँ उसके बेटे को मैं मैथ्स का ट्यूशन देता हूँ। मेरी वाइफ को टीबी है और मुझे उसकी दवाई खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन सत्यजीत ने उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया था और कोर्ट में जज ने भी उसे सजा सुना दी थी। इसके बाद उस आदमी की वाइफ टीबी और शर्म की वजह से ही मर गई थी। लेकिन सत्यजीत की होशियारी के लिए उसके प्रमोशन पे प्रमोशन होते गए थे। लेकिन शायद तभी से ही सत्यजीत का भी बुरा टाइम शुरू हो गया था। काश वो टाइम में वापस जाकर उस आदमी की किसी भी तरह से मदद कर देता ताकि वो अपनी वाइफ के लिए दवाई ले पाता।
लेकिन अब काफी देर हो गई थी। अब तो सत्यजीत खुद ही जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। फेलियर उसकी जिंदगी में सक्सेस से भी जल्दी आ गया था। वो अपने आप से ही दूर भागने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो अपने गांव शांतिपुर जाने वाली इस ट्रेन में आकर बैठ गया था। गांव से उसके लिए एक लेटर आया था जो उसके अंकल श्रीनाथ ने भेजा था। श्रीनाथ उसके कोई रिलेटिव नहीं थे, बल्कि वो गांव में उसके पड़ोसी थे। लेटर में श्रीनाथ ने लिखा था, इस महीने की 12 तारीख को मेरी 5वीं बेटी बीना की शादी है। तुमने कामिनी, दामिनी और सुहाशी की शादी में भी अपना आशीर्वाद दिया था और मेरी मदद की थी। मुझे फिर से तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बीना की शादी के बाद सिर्फ अरुणा की ही शादी रह जाएगी। वो बस अभी 10 साल की है। तुम्हारा आशीर्वाद ही मुझे इस डॉटर क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है। पहले सत्यजीत के पास पैसे थे तो उसने श्रीनाथ की बेटियों की शादी में दहेज के पैसे देकर श्रीनाथ की हेल्प की थी। ऐसा करके सत्यजीत को प्राइड और सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील होता था। और अब श्रीनाथ फिर से सत्यजीत से कह रहा था कि बीना की शादी में भी अपना आशीर्वाद दे देना। जब सत्यजीत छोटा था तब गांव में उसकी कोई अलग पहचान नहीं थी। वो बस भीड़ का ही एक हिस्सा था और गांव के लोग उसके बारे में सोचते थे कि ये भी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। इसलिए सत्यजीत को अपनी सक्सेस और भी ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि उसने सभी लोगों को गलत साबित कर दिया था। वो अंकल श्रीनाथ को पैसे दे दिया करता था और बदले में श्रीनाथ उसकी तारीफ कर दिया करते थे, जो सत्यजीत को अच्छा लगता था। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया था, क्योंकि सत्यजीत के पास अब पैसे नहीं थे और ना ही नौकरी। उसके पास अब बस थोड़े से ही पैसे बचे थे और वो यही सोच रहा था कि उसे एक एक रुपया खर्च करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। लेटर पढ़ने के बाद उसने एकदम से सोचा था कि उसे अपने गांव शांतिपुर शादी में जाना चाहिए। अब इस शहर में उसका दम घुट रहा था और उसे रिलीफ की ज़रूरत थी जो उसे गांव में जाकर मिल सकती थी। वो अपने अंकल श्रीनाथ को लेटर भी लिख देता है कि वो शादी में शामिल होने के लिए गांव आ रहा है। रुके हुए ट्रेन के इंजन ने हॉर्न दिया और ट्रेन फिर से चल पड़ी। आधे घंटे के बाद शांतिपुर गांव आ गया। सत्यजीत ने ट्रेन के डब्बे के दरवाजे पे खड़े होकर आगे देखा तो स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। एक आदमी ने नेशनल फ्लैग भी पकड़ा हुआ था। सत्यजीत ने सोचा कि शायद कोई पॉलिटिकल सेलिब्रिटी भी यहाँ आ रहा है। तभी उसे अंकल श्रीनाथ भी दिखे जो इस भीड़ को लीड कर रहे थे। सत्यजीत को बहुत सरप्राइज हुआ कि वैसे तो अंकल श्रीनाथ पॉलिटिक्स से डरते हैं, लेकिन आज ये इस ग्रुप को कैसे लीड कर रहे हैं। लेकिन स्टेशन पे उतरकर सत्यजीत को पता चला कि ये भीड़ तो उसे ही लेने स्टेशन आई है। एक छोटी लड़की आगे आई और उसने सत्यजीत के गले में माला डालकर उसका स्वागत किया। इसके बाद अंकल श्रीनाथ लोगों की तरफ मुड़े और बोले, बंगाल में ऐसे बहुत से लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन ट्रेड और इंडस्ट्री में हम पीछे रह गए थे। लेकिन हमारे बंगाल के बेटे सत्यजीत ने बिजनेस के फील्ड में सक्सेस पाकर वो कमी भी पूरी कर दी है। इनकी जन्मभूमि पर इनका स्वागत है। इसके बाद सत्यजीत को बैलगाड़ी में बैठाकर गांव तक लाया गया। श्रीनाथ का घर मिट्टी और ईंटों का था। श्रीनाथ ने सत्यजीत से कहा, आज मेरी बेटी बीना का दिन है। ये इसका प्रिविलेज होगा अगर ये तुम्हारे पैर धुले। आज का ये दिन बीना कभी नहीं भूलेगी। फिर बीना पानी लेकर आई और सत्यजीत के पैर धुले। वरांडा में कारपेट बिछी हुई थी और सत्यजीत को वहीं पर बैठा दिया गया और उसे मिठाई और मट्ठा पीने को दिया। बीना की बहनें कामिनी, दामिनी और सुहाशी नारियल के पत्तों से सत्यजीत को हवा करने लगी। तब श्रीनाथ की वाइफ बाहर आई और सत्यजीत से बोली, श्रीनाथ से ज्यादा तो तुम इन लड़कियों के पिता हो। तुम ना होते तो शायद इनका घर कभी ना बसता। खाना खाने के बाद श्रीनाथ सत्यजीत से बोला, बीना को उसकी मदर की पुरानी ज्वेलरी दे दी है तो दहेज का एक हिस्सा तो पूरा हो गया है। बीना की बहनों ने भी उसे साड़ी, जैकेट, कपड़े और ब्रास के बर्तन दे दिए हैं। इसके बाद सत्यजीत अपना हिसाब लगाने लगा। उसने सोचा कि उसके पर्स में 200 रुपये हैं, इसलिए वो बीना के दहेज के लिए 101 रुपये दे देगा और 50 रुपयों का वो अपने न्यूबॉर्न सन के लिए पर एम्बुलेटर ले लेगा। श्रीनाथ ने आगे कहा, तुम्हारे आने से हमारा घर एक तीर्थ स्थान बन गया है। तुम हमारे गांव का गौरव हो। तुम्हारी सक्सेस देखकर हम सब यही सोचते हैं कि हमारे सपने भी पूरे हो गए हैं। इसके बाद श्रीनाथ सत्यजीत को वहां लेकर गया जहां पर गांव के दूसरे लोग बैठे हुए थे। इन्हीं लोगों में एक आदमी था जो सत्यजीत के बचपन के स्कूल का स्कूल मास्टर भी था। तब उस आदमी ने कहा,
मैंने कहा था ना कि मेरा ये स्टूडेंट एक जीनियस है। मैंने प्रिडिक्ट किया था ना कि ये एक दिन हाई कोर्ट का जज बनेगा। इस पर सत्यजीत ने हंसते हुए कहा, मैं कोई हाई कोर्ट का जज नहीं हूं। उस आदमी ने कहा, क्योंकि तुम हाई कोर्ट जज से भी ऊपर हो। इसके बाद वो और बाकी लोग भी सत्यजीत की तारीफ करने लगे। लेकिन ये सब सुनकर सत्यजीत को बुरा लगने लगा, क्योंकि अब ये सब सच नहीं था। अब तो सत्यजीत बस एक्टिंग कर रहा था उस आदमी की, जो वो कुछ दिन पहले था। इसके बाद पूरे दिन भर सत्यजीत गांव के लोगों से मिलता रहा। वो अपने पुश्तैनी घर में भी गया, जिसमें अब किराएदार रहते थे। वो अपने मछली के तालाब पे भी गया और वहां उसने एक मछली भी पकड़ी, जिस पर श्रीनाथ ने उसकी बहुत तारीफ करी कि ऐसी मछली तो उसने पहले कभी देखी ही नहीं है। उसने कहा कि ब्राइड और ग्रूम इसी मछली को खाकर अपना व्रत खोलेंगे। शाम के समय बारात गांव पहुंच गई। फिर सत्यजीत ने अपने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया कि अब उसे 101 रुपये श्रीनाथ को देने पड़ेंगे। ये देखकर श्रीनाथ भी समझ गया कि अब सत्यजीत पैसे देना चाहता है। श्रीनाथ उसे घर के पीछे वाले आंगन में खड़े पेड़ के नीचे लेकर गया और बोला, दहेज की रकम 2001 रुपये फिक्स हुई है। ये सुनकर सत्यजीत को बहुत बड़ा धक्का लगा। श्रीनाथ उसके सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। सत्यजीत ने आगे कहा, आपने मुझे पहले ही लेटर में लिखकर क्यों नहीं बताया कि इतने पैसों की जरूरत होगी। श्रीनाथ ने कहा, मुझ में इतनी समझ कहाँ, और वैसे भी कोई एक मिलेनियर को ऐसा बोलता है क्या। ये तो तुम्हारे समुद्र में एक बूंद के बराबर की रकम है। सत्यजीत का मुंह सूख गया था। अब टाइम था कि वो श्रीनाथ को सब कुछ सच सच बता दे कि उसकी हालत अब श्रीनाथ से भी ज्यादा खराब है। लेकिन श्रीनाथ को सच बताने की सत्यजीत की हिम्मत ना हुई। उसने कहा, मैं काम में बहुत बिजी था और घर से बहुत जल्दबाजी में निकला, इसलिए मैं ज्यादा पैसे अपने साथ नहीं ला पाया। मेरे पास बैंक जाने का भी टाइम नहीं था। श्रीनाथ एकदम से घर से बाहर निकलकर कहीं चले गए। उन्हें अभी तक यही लग रहा था कि एक मिलेनियर की जेब में तो हमेशा पैसा होता ही होगा, तो उसे कहने की क्या जरूरत है। चारों तरफ शांति छा गई। सब लोग अमीर आदमी यानी कि सत्यजीत को देखने लगे। वो अमीर आदमी जिसने अपने हाल ही में जन्मे बेटे को नहीं देखा था। अमीर आदमी का वो बेटा जो अब कभी पर एम्बुलेटर में नहीं बैठ पाएगा। श्रीनाथ आधे घंटे बाद घर वापस आया और सत्यजीत से बोला, शांतिपुर में इतनी जल्दी सिर्फ एक ही आदमी इतने पैसे दे सकता है, मनी लैंडर हरीश। सत्यजीत ने कहा, लेकिन हरीश मुझ पर भरोसा नहीं करता है। हरीश एक साहूकार था और साहूकार का अपना एक सिक्स्थ सेंस होता है कि कौन उनके पैसे वापस कर देगा और कौन नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि उसे अपने दिए हुए पैसे कभी वापस ना मिले। श्रीनाथ ने आगे कहा, कैसी अजीब बात है। अब क्या हरीश एक मिलीनियर के वर्ड और सिग्नेचर पे भी भरोसा नहीं करेगा। वो अपने सेंसेस में तो है। मैं उसे घसीटकर तुम्हारे सामने लाऊंगा और उसकी नाक जमीन में रगड़वाऊंगा। सत्यजीत ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है। आजकल सब लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और इसलिए लोग दूसरों पे भरोसा नहीं करते हैं। श्रीनाथ ने गुस्से से कहा, अगर ये सब टॉलरेट किया जाएगा तो हमारे इंडिया का क्या होगा, और नेहरू इसके बारे में क्या कर रहे हैं। क्या उन्हें इस बारे में बताने वाला कोई नहीं है इस देश में। लड़के के फादर एक स्ट्रिक्ट आदमी हैं। वो दहेज की रकम लिए बिना ये शादी नहीं होने देंगे। इस डिसऑनर के बाद मेरी बेटी बीना से कौन शादी करेगा। सत्यजीत ने कहा, काश आप मुझे पहले ही लिख देते कि इतने पैसों की जरूरत होगी। लेकिन आप परेशान मत होइए, बीना को कोई दूसरा लड़का मिल जाएगा। उसने सोचा कि वो श्रीनाथ को 151 रुपये दे देगा और अपने बेटे के लिए पर एम्बुलेटर नहीं खरीदेगा। लेकिन फिर श्रीनाथ बोला, मुझे ये बात तुमसे कहते हुए शर्म आ रही है। हरीश पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे सिक्योरिटी भी चाहिए कि उसके पैसे उसे वापस मिल जाएंगे। उसे सिक्योरिटी में तुम्हारा पुश्तैनी घर और तालाब चाहिए। ये सुनकर सत्यजीत अंदर से हिल गया। यही दो प्रॉपर्टीज अब उसके पास बची थी। अगर वो ये सब भी दे देगा तो वो अपनी वाइफ को क्या देगा। श्रीनाथ कहने लगा, पुराने तौर तरीके खत्म होने के बाद अब इस देश का क्या होगा। नेहरू को ये समझ क्यों नहीं आता है। क्या एक तालाब की कीमत मिलेनियर के वर्ड्स से भी ज्यादा है। क्या एक घर मिलेनियर के सिग्नेचर से ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी है। ऐसे डॉटर क्राइसिस के टाइम पे कोई क्या कर सकता है। सत्यजीत ने इस बारे में सोचा और फिर कहा, मैं घर और तालाब गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। आप हरीश से पैसे ले लीजिए। श्रीनाथ ने कहा, लेकिन इससे तुम्हारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। जब ये सब हिसाब पूरा हो जाएगा और तुम हरीश के पैसे दे दोगे
तब मैं उसकी नाक तुम्हारे पैरों पे रगड़वाऊंगा। सारा गांव देखेगा और थू करेगा। लोन और सिक्योरिटी के पेपर साइन कर दिए गए और श्रीनाथ के घर से फिर से शादी के गीतों की आवाज सुनाई देने लगी। सत्यजीत अंधेरे में ही घर के पीछे के आंगन में खड़े पेड़ के नीचे चले गया। उसने अपनी जेब से आखिरी सिगरेट निकाली। वो सिगरेट अपने मुंह पे लगाते हुए और हल्के से मुस्कुराते हुए खुद से ही बोला, अब आगे क्या। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।